हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल EHS टॉक विद अंकुश। और आज की वीडियो में हम जानेंगे हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट के बारे में, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट के वेरियस स्टेप्स के बारे में, हीरा के असेसमेंट के बारे में, लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में और कुछ एग्जांपल्स द्वारा इसे समझने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हीरा मतलब हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, जो कि ISO OSHA 45001 क्लॉज नंबर 612 हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क अपॉर्चुनिटीज के मुताबिक फॉर रूटीन एंड नॉन रूटीन एक्टिविटीज के लिए होना चाहिए। ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने ISO OSHA 45001 स्टैंडर्ड लिया हुआ है उनके लिए करना अनिवार्य है। चलिए अब हम जानते हैं हीरा के कौन से सिग्निफिकेंट्स है, क्यों हीरा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज लीगल रिक्वायरमेंट, बिकॉज इट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट। ISO 45001 क्लॉज नंबर 612 के हिसाब से हजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट करना सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अनिवार्य है। सेकंड, टू आइडेंटिफाई द हजार्ड इन द ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन से हजार्ड्स अवेलेबल है उसके लिए हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करना अनिवार्य है। थर्ड, रिस्क मैनेजमेंट के लिए आइडेंटिफाइड किए हुए हजार्ड्स को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल पा सकते हैं और उसकी रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके रिस्क मैनेजमेंट्स के लिए हीरा करना इंपॉर्टेंट है। एंड द फोर्थ थिंग इज हेल्प टू इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। अगर हम हीरा प्रिपेयर करते हैं, ईच एंड एवरी एक्टिविटीज का अगर हमारे पास रिस्क असेसमेंट अवेलेबल है तो हमें उस बारे में जानकारी होती है कि एबनॉर्मल सिचुएशंस में, इमरजेंसी सिचुएशंस में हमें उस चीज के लिए कैसे बाहर निकलना है। और उस इमरजेंसी रिस्क असेसमेंट जो है वो दो तरीकों से किया जा सकता है। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव असेसमेंट एंड सेकंड इज क्वांटिटेटिव असेसमेंट। क्वालिटेटिव असेसमेंट की अगर बात की जाए तो क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है वो क्वालिटी बेस्ड होता है, मतलब कुछ कंट्रोल मेजर्स के तथ्यों पे, आधारों पे हम क्वालिटेटिव असेसमेंट करते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव असेसमेंट्स में कुछ न्यूमेरिकल सिस्टम्स होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं, कुछ प्रमाण होते हैं, उसी के बिहाफ पर हम क्वालिटेटिव असेसमेंट करते हैं। चलिए क्वालिटेटिव असेसमेंट को एक एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए कि आपको कोई फ्लाइट पकड़नी है, आपको कोई ट्रेन पकड़नी है, आपको कोई बस पकड़नी है, तो रिस्क क्या है? रिस्क जो है वो ये है कि आपकी बस या फ्लाइट या ट्रेन जो है वो मिस हो सकती है। तो उसके लिए आप क्या करते हो? आप मन ही मन में उस रिस्क का असेसमेंट करते हो। कैसे? आपके पास बाइक है, आपके पास कार है, कितना समय मुझे पहुंचने के लिए लगेगा, कौन से पर्टिकुलर स्क्वायर में कितनी ट्रैफिक होगी, क्या मुझे बोर्डिंग पास के लिए समय लगेगा, क्या मुझे टिकट जो है वो काउंटर से कलेक्ट करनी पड़ेगी, क्या मैं आराम से अपने सीट पे जाके बैठ सकता हूँ। तो ये सारा कैलकुलेशन जो है कुछ क्वालिटीज के मद्देनजर रखते हुए आप अपने दिमाग में पहले से ही करके रखते हो। इसी को हम क्वालिटेटिव असेसमेंट्स कहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं हीरा के कौन से टाइप्स है। फर्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड हीरा, मतलब अगर आपके प्लांट में कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, कोई नया प्रोजेक्ट आया हुआ है, या कोई मशीन जो है आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे या टॉप फ्लोर पे शिफ्ट करवाना है, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपका ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयज को, किसी भी एम्प्लॉयज को चोट ना लगे और मशीन भी जो है वो सेफली उस लोकेशन पे, डेजिग्नेटेड प्लेस पे पहुंच जाए। तो उस ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने के लिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड हीरा जो है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड में देखेंगे तो सिनारियो बेस्ड हीरा। सिनारियो बेस्ड हीरा में फ्यूचर के लिए हम स्टडीज करते हैं। मान के चलिए कुछ नया प्रोडक्ट हमारे पास आने वाला है, कुछ नई मशीन्स आने वाली है, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, उस पर्टिकुलर मशीन में क्या क्या रिस्क अवेलेबल है, क्या क्या हजार्ड्स है, तो उसको आइडेंटिफाइड करने के लिए हम सिनारियो बेस्ड हीरास का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड में टेक्सोमनी बेस्ड हीरा। टेक्सोमनी बेस्ड हीरा में क्या होता है, क्वेश्चन और आंसर और बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे पास क्या अवेलेबल है, कुछ क्वेश्चन और आंसर्स के माध्यम से जो है वो हम टेक्सोमनी बेस्ड हीरा जो है वो कर सकते हैं। तो फोर्थ टाइप जो हीरा है वो है कॉमन रिस्क चेकिंग हीरा। इसको हम बेस्ड ऑन सम चेकलिस्ट, बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स, हम उस इक्विपमेंट के, उस इलेक्ट्रिकल पैनल्स के पास जाते हैं और कुछ चेकलिस्ट के माध्यम से उस रिस्क को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। एंड द फिफ्थ इज
रिस्क चार्टिंग मतलब कुछ मैट्रिक्स के आधार पर, कुछ रिसोर्सेस के आधार पर जो है हम रिस्क डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ रिस्क को कंट्रोल करने के लिए कुछ रिसोर्सेस अवेलेबल है, बट अगर वो रिसोर्सेस हम उस इक्विपमेंट में से निकाल लेते हैं, उस सिस्टम में से निकाल लेते हैं, तो उसके कारण जो है रिस्क इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। तो ये जो आता है ये 5th कैटेगरी में आता है, रिस्क चार्टिंग के कैटेगरीज में आता है, रिस्क मैट्रिक्स के कैटेगरीज में आता है। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ हीरा जो है वो समझ में आया होगा। तो फर्स्ट हमने देखा ऑब्जेक्टिव बेस्ड हीरा, सेकंड हमने देखा सिनारियो बेस्ड हीरा, थर्ड हमने देखा टेक्सोनोमी बेस्ड हीरा, फोर्थ हमने देखा कॉमन रिस्क चेकिंग टाइप्स हीरा, एंड फिफ्थ इज रिस्क चार्टिंग हीरा। रिस्क असेसमेंट समझने के लिए दो चीजें समझना जरूरी है, फर्स्ट इज हजार्ड एंड सेकंड इज रिस्क। चलिए हजार्ड के बारे में समझते हैं। हजार्ड इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डैमेज, मतलब ऐसी चीजें जो हमें हार्म पहुंचा सकती है, जो क्षति पहुंचा सकती है, उन सभी चीजों को हम हजार्ड कहते हैं। एंड रिस्क, रिस्क मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग, मतलब उस पर्टिकुलर चीज के, उस पर्टिकुलर हजार्ड के कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो पर्टिकुलर चीज हमें कितना हार्म पहुंचा सकता है, कितनी क्षति पहुंचा सकती है, उसी को हम रिस्क कहते हैं। रिस्क को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, एक फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी एंड सेकंड इज सेवेरिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब उस पर्टिकुलर चीज के होने की संभावना, एंड द सेवेरिटी मतलब उस चीज के होने के बाद के जो परिणाम होंगे, क्या क्या हो सकता है, उनको हम सेवेरिटी कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल द्वारा प्रोबेबिलिटी और सेवेरिटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो मान के चलिए अभी कोविड के दिन चल रहे हैं, कोविड का सिचुएशंस चल रही है, तो कोविड जो है वो इटसेल्फ हजार्ड है। कोविड क्या है? कोविड जो है वो हजार्ड है। अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमें क्या हो सकता है? हमें कोविड हो सकता है। तो कोविड होना क्या है? वो है रिस्क। कोविड जो है वो हजार्ड है और कोविड हो सकता है, ये है रिस्क। और कोविड होने की प्रोबेबिलिटीज कितनी है? हाँ भाई, अगर हम बाहर निकलते हैं, अगर हम क्राउडेड एरिया में जाते हैं, अगर हम लोगों से मिलते जुलते हैं, अगर हम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं, तो पूरी संभावना है कि हमें जो है वो कोविड हो सकता है। और अगर हमें कोविड होता है तो उसके परिणाम क्या होंगे? क्या हमें होम आइसोलेशन में रखा जाएगा, या तो हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, या तो हो सकता है कि हमें आईसीयू में जाना पड़े, या तो हो सकता है कि हमारी डेथ हो जाए। तो ये हो गए कोविड के होने के बाद परिणाम, तो जिसको हमने सेवेरिटी कहते हैं। सेवेरिटी मतलब परिणाम, और प्रोबेबिलिटी मतलब होने की संभावना को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। आई होप कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको प्रोबेबिलिटी और सेवेरिटी में का अंतर जो है वो समझ में आया होगा। चलिए अब हम जानते हैं कि असल में रिस्क असेसमेंट जो है वो होता कैसे है, करते कैसे है। और आज की टेक्निक्स के बाद, आज की मेथड के बाद जो है वो आपके लिए किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी टास्क का रिस्क असेसमेंट जो है वो बनाना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट की शीट्स को हम देखते हैं, जिसको हम हीरा शीट भी कहते हैं। तो हीरा शीट को जो है वो डिफरेंट कॉलम्स में कैटेगराइज किया है। मैं बारी बारी से आपको एक एक कॉलम्स के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। रिस्क असेसमेंट शीट के हिसाब से पहली जॉब स्टेप्स होती है सीरियल नंबर, जिसमें हमने फर्स्ट डाल दिया, फर्स्ट इज अवर सीरियल नंबर। देन सेकंड इज एक्टिविटी, जिसको हम टास्क भी कहते हैं। मान के चलिए जो टास्क है वो है सिटिंग ऑन चेयर। आप एक चेयर पे बैठे हुए, जहाँ पे मोबाइल पर आप कुछ वीडियोस देख रहे हो, तो सिटिंग ऑन चेयर हो गया हमारा टास्क। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिटिंग ऑन चेयर, ये हो गया हमारी टास्क या एक्टिविटी। सिटिंग ऑन चेयर में क्या क्या हजार्ड्स निकल के आते हैं? फिजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड, एर्गोनॉमिक्स हजार्ड। तो जो भी हजार्ड निकल के आता है हमें उसको हजार्ड की कैटेगरीज में सेकंड कॉलम में कैटेगराइज करना है। तो सिटिंग ऑन चेयर में क्या हजार्ड है? आप जो है वो गिर सकते हो, तो फर्स्ट इज फॉल ऑफ पर्सन। आपके ऊपर जो है वो स्लैब गिर सकता है, फॉल ऑफ मटेरियल, फॉल ऑफ मटेरियल सेकंड हजार्ड। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिकल थर्ड हजार्ड। इसके अलावा भी बहुत सारे, फ्लड आ सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, बिल्डिंग क्रैश हो सकती है, तो ऐसे इमरजेंसीज हो सकती है। तो ऐसे काफी तरीके के हजार्ड जो है
आप जब एक सीट पे बैठे हुए हो उस समय पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो जब भी हम रिस्क असेसमेंट करते हैं तो हमको ऑलवेज वर्स्ट के सिनारियो जो है वो कंसिडर करके चलना है। मतलब सबसे बुरा क्या हो सकता है उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी के बारे में सोचते हुए हमें रिस्क असेसमेंट जो है वो परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट नंबर पे हमने देखा सीरियल नंबर, सेकंड में आ गई आपकी टास्क या एक्टिविटी, थर्ड में हो गया हजार्ड, उस एक्टिविटी से रिलेवेंट क्या क्या हजार्ड्स निकल के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पकड़ के चलते हैं फर्स्ट हजार्ड्स को। जितने भी निकाले हुए हजार्ड्स है उनको ईच एंड एवरी कैटेगरीज में हमारे पास क्या क्या कंट्रोल मेजर्स उसके लिए अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमको प्रिपरेशन करना होता है। तो फर्स्ट हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे फॉलो अप पर्सन पे। तो फॉलो अप पर्सन में रिस्क क्या है, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, थर्ड कॉलम। फोर्थ कॉलम की अगर बात की जाए तो फोर्थ कॉलम है पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब रिस्क क्या इन्वॉल्व है। अगर फॉलो अप पर्सन होता है तो क्या रिस्क है, अगर फॉलो अप पर्सन होता है तो फिर पर्सनल इंजरी हो सकती है, कोई ऐसी चीज गिरी हुई हो जिससे बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है, जिससे ब्रेन में लग जाए और आपकी फैटेलिटी हो सकती है। तो वर्स्ट के सिनारियो ही कंसिडर करके चलना है। तो ये आ गए हमारी पर्सनल इंजरी और फैटेलिटी जो है वो रिस्क के कैटेगरीज में। चलिए अब हम जानते हैं फिफ्थ कॉलम्स के बारे में जो कि है करंट कंट्रोल मेजर्स। तो पर्सन गिरे ना या आप उस चेयर से गिरो ना, इसके लिए आपके पास क्या कंट्रोल मेजर्स अवेलेबल है वो आपको यहां पर लिखना है। तो पर्सन गिरे ना बोल के हमारे पास क्या कंट्रोल है कि जब भी मैं सीट पर बैठता हूं तो मैं सीट की कंडीशन जो है वो चेक कर लेता हूं, मैं सीट के पहिए जो है वो चेक कर लेता हूं। तो करंट कंट्रोल मेजर्स में हमारे पास कौन से प्रोविजन करंट कंट्रोल मेजर्स जो है वो अवेलेबल है वो हमें यहाँ नोट डाउन करना है। फर्स्ट में सीट की कंडीशन किस तरीके की है वो हम चेक करते हैं बैठने से पहले। सेकंड में हमने देखा कि हम जो है सीट्स के कॉलम स्ट्रक्चर जो है वो एक बार इंस्पेक्शन कर लेते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो करंट कंट्रोल मेजर्स में आपकी कवर हो जाए। तो 6 नंबर कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिस्क रेटिंग को, जिसको 5 कॉलम्स में कैटेगराइज किया है। अगर फर्स्ट कॉलम की बात की जाए तो फर्स्ट कॉलम में आता है लीगल। तो ये लीगल है या नहीं है, अगर लीगल है तो यस, अगर लीगल नहीं है तो नो। तो फॉलो अप पर्सन लीगल है क्या इसमें पूरे प्लांट्स की इमरजेंसी जो है वो हमें कंसिडर करना है, तो नहीं, तो ये नो कैटेगरीज में जाएगा। पर्सन, अब उसके बाद में सेकंड कॉलम है पर्सन। तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटीज में कितने पर्सन इन्वॉल्व होंगे, कितने पर्सन को चोट पहुंचेगी, कितने पर्सन को हार्म होगा। तो पर्सन कितने लोगों को चोट आ सकती है, 1, 2, 5, 10 जितने आएंगे उतने यहाँ आएंगे। थर्ड कॉलम की अगर बात की जाए तो थर्ड होता है लाइक्लीहुड या प्रोबेबिलिटी, हम जिसे कहते हैं, मतलब होने की पॉसिबिलिटीज कितनी है। तो ये जो लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटीज की रेटिंग जो होती है वो रिस्क रेटिंग स्कोर के हिसाब से डिफाइन की जाती है कि रिस्क रेटिंग स्कोर में आपने प्रोबेबिलिटी और सेवरिटी के लिए कितनी स्कोर रेटिंग जो है वो कंसिडर की हुई है। तो चलिए अब हम जानते हैं कॉलम नंबर थर्ड के बारे में, जिसमें हमने कंसिडर किया है लाइक्लीहुड, जिसको हम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो डिफाइन करेगी रिस्क रेटिंग स्कोर पे, जो कि रिस्क रेटिंग स्कोर कार्ड रहेगा उसके हिसाब से। फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ पे 2 दे देते हैं, तो रिस्क रेटिंग स्कोर के हिसाब से होने की प्रोबेबिलिटीज कितनी है उसके बिहाफ पे यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम आएगा। फोर्थ नंबर कॉलम इज सेवेरिटी कॉलम, मतलब गिरने के बाद उस पर्टिकुलर पर्सन को कितनी चोट आएगी ये डिपेंड करेगा सेवेरिटी पे। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर भी 2 दे दे, तो वो पर्टिकुलर पर्सन गिरने के बाद क्या उसका हाथ टूटेगा, क्या उसकी उंगली टूटेगी, क्या उसका फ्रैक्चर होगा, उसको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, क्या उसकी फैटेलिटी होगी, तो उसके हिसाब से रिस्क सेवेरिटी जो है वो स्कोर आएगा। लास्ट इज रिस्क रेटिंग, कॉलम नंबर 5 इज रिस्क रेटिंग। तो रिस्क रेटिंग में नंबर ऑफ पर्सन जो अफेक्ट होने वाले हैं वो, लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी हम जिसको कहते हैं वो,
एंड सेवरिटी, इन तीनों कॉलम्स को ऐड ऑन करके मल्टीप्लाई करके जो हमारा स्कोर आएगा उसको हम रिस्क रेटिंग में कैलकुलेट करेंगे। इसमें लीगल जो है SR नो में होता है, तो इसे हम कंसिडरेशन में नहीं लेते। तो जो भी हमारा रिस्क रेटिंग का स्कोर आएगा वो जाएगा रिस्क लेवल पे। मतलब अगर समझ लीजिए यहाँ पे 10 आया हुआ है हमारा रिस्क रेटिंग्स का स्कोर, तो अगर लेस देन 10 है तो वो एक्सेप्टेबल है रिस्क, अगर 11 से 19 है तो लो रिस्क में है, 20 से लेके 49 में है तो मीडियम कैटेगरीज में है, और 50 से लेके 100 में है तो हाई कैटेगरी में है, मतलब सिग्निफिकेंट है। और लास्ट कॉलम में आएगा कॉलम नंबर 7 में एडिशनल कंट्रोल मेजर। एडिशनल कंट्रोल मेजर्स मतलब जो करंट कंट्रोल मेजर्स में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो सारे कंट्रोल मेजर्स हमें सिस्टम को बेटर करने के लिए, एक्टिविटी की रिस्क और एलिमिनेट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा, किस तरीके से हम उसके रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें आएगी एडिशनल कंट्रोल मेजर्स में। मान के चलिए कि हमारे पास, हमने यहाँ पे जब भी सीट पर बैठते थे तो हम सीट की कंडीशन चेक किया करते थे, हम जो है वो सीट के पहिए चेक किया करते थे, बस हो गया। बट एडिशनल कंट्रोल मेजर्स में हम क्या करेंगे, हमने इसके अलावा कौन सी चीजें ऐड कर दी, हमने एक चेकलिस्ट ऐड कर दी कि कोई पर्सन आएगा और उसको जो है वो वीकली बेसिस पे एक चेकलिस्ट के माध्यम से चेक किया करेगा। सेकंड थिंग, हम उसका मंथली बेसिस पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे। तो इस हिसाब से हीरा शीट जो है वो फिल की जाती है, प्रिपेयर की जाती है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क लेवल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीरा शीट और एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क रेटिंग स्कोर का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बट फाइनली इसके पीछे का उद्देश्य, इसके पीछे के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सभी ऑर्गेनाइजेशन के सेम है कि रिस्क को जो है हमें एसेस करना है, हमें कैलकुलेट करना है, और क्या हमें उपाय योजना हम वहाँ पर कर सकते हैं, कैसे उस रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे उस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। पर्पस और ऑब्जेक्टिव जो है उसके पीछे का वही होता है। तो मान के चलिए अगर आपकी कोई रिस्क जो है वो मीडियम कैटेगरीज में आती है या तो फिर हाई कैटेगरीज में आती है, तो इन दोनों केस में पूरे चांसेस होते हैं कि आपके एडिशनल कंट्रोल मेजर्स में कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकल के आएंगे या तो कुछ ना कुछ रिकमेंडेशंस निकल के आएंगे रिलेवेंट टू इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन या कोई प्रोसीजर इंप्लीमेंटेशन। तो जो भी एडिशनल कंट्रोल मेजर्स में आपके पॉइंट्स निकल के आएंगे उनको आपको मेजर करना है, उसको आपको मॉनिटर करना है, डॉक्यूमेंटेड करना है, और पॉसिबल हो सका तो उस रिस्क को एज अपॉर्चुनिटीज में कंसीडर करना है और उस पर मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाना है। मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाते ही एक आपकी डेट फिक्स्ड हो जाएगी कि कुछ पर्टिकुलर समय तक, टाइम फ्रेम तक आप उस पर्टिकुलर रिस्क को जो है वो रिड्यूस करोगे, उसको मिनिमाइज करोगे। तो जैसे ही आपके एडिशनल कंट्रोल मेजर जो कि एडिशनल थे वो यहाँ से करंट कंट्रोल मेजर्स में आएंगे। फॉर एग्जांपल आपने पहले कहा था कि मैं उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करूंगा, मैं उस पर्टिकुलर चेयर का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करूंगा, मैं उसके लिए चेकलिस्ट बनाऊंगा। तो जैसे ही आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करोगे या चेकलिस्ट बनाओगे तो वो दोनों पॉइंट्स जो है वो यहाँ आ जाएंगे। तो जैसे ही आपके एडिशनल कंट्रोल मेजर्स के पॉइंट्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो वो करंट कंट्रोल मेजर्स में आ जाएंगे, और जैसे ही वो करंट कंट्रोल मेजर्स में आ जाएंगे तो जो आपका रिस्क रेटिंग रहेगा जो कि पहले 10 आ रहा था वो रिड्यूस्ड होके 5 या 6 हो जाएगा। तो इस वजह से इस तरीके से हम जो है वो रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं रिस्क रेटिंग स्कोर के बारे में। तो रिस्क रेटिंग स्कोर में हमने देखा कि फर्स्ट कॉलम जो होता है वो लीगल होता है। तो अगर हमारा रिस्क स्कोर जो है वो 50 से अबाउ जा रहा है, मतलब अगर वो हाई कैटेगरीज में है तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, और अगर वो सिग्निफिकेंट हो जाता है तो वो लीगल कहलाएगा, मतलब यहाँ यस आ जाएगा। लीगल में या तो आप यस लिख सकते हो या तो आप नो लिख सकते हो। अगर वो लीगल है तो नो होगा, यस होगा, अगर वो लीगल नहीं है तो नो होगा। तो अगर वो सिग्निफिकेंट है तो भी वो एस हो जाएगा। तो लीगल में आएगा यस या नो। सेकंड कॉलम्स की बात की जाए तो पर्सन कितने अफेक्ट होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्क रेटिंग स्कोर में हमने यहाँ पे कंसीडर किया है नंबर्स ऑफ पीपल अफेक्टेड, मतलब उस पर्टिकुलर टास्क के दौरान, उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज के दौरान जो भी पर्सन अफेक्ट होगा तो वो कितने पर्सन अफेक्ट होंगे उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज में।
1 से 5 के बीच में हमें रिस्क रेटिंग कितना देना है? 1। 6 से 50 अगर हो सकते हैं तो उसके लिए रिस्क रेटिंग जाएगा 2। अगर 51 से ज़्यादा है, 51 से कितने भी अगर है तो रिस्क रेटिंग आएगा 3। तो पर्सन के कॉलम्स में पर्सन कितने अफेक्ट हो सकते हैं उनको देखते हुए 1, 2, 3 आएगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी रिस्क रेटिंग स्कोर के बारे में। तो लाइक्लीहुड या प्रोबेबिलिटी भी जैसे हम कहते हैं इम्प्रॉबेबल है मतलब इम्पॉसिबल है, तो यहाँ आएगा 1, तो यहाँ आ गया 1। अगर पॉसिबिलिटीज है तो 5, हाँ भाई होने की संभावना पूरी पूरी है तो 5। लाइक्लीहुड है, हाँ असाधारण है 10, एंड सर्टनली हो ही सकता है तो 20। तो इस हिसाब से रिस्क रेटिंग जो है वो डिफाइन की जाती है। थर्ड कॉलम की अगर बात की जाए तो सेवेरिटी ऑफ इंजरी, मतलब इंजरी होने के बाद उसके परिणाम क्या होंगे, वो कितनी सेवर होंगी, उसके ऊपर रिस्क रेटिंग जो है वो डिफाइन की जाती है। तो निग्लिजिबल है, परिणाम जो है मतलब वो गिरेगा, सिर्फ हल्का सी खराश आएगी जिससे कुछ नहीं होगा, निग्लिजिबल है 1। माइनर है, छोटी मोटी खराश हो सकती है 2। देन मेजर है 5, हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है, या फैटेलिटी है तो 10। तो इन तीनों को मिला के भी रिस्क रेटिंग आएगी, वो हमारा रिस्क रेटिंग स्कोर रहेगा। तो अगर रिस्क रेटिंग स्कोर हमारा लेस देन 10 है तो वो एक्सेप्टेबल है, मतलब उससे देखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी जो कंट्रोल मेजर्स हमने वहां पर इंस्टॉल किए गए हैं, जो हमने लगाए हुए हैं वो इफेक्टिव है। 11 से 19 है तो लो है, और 20 से लेके 49 अगर है तो मीडियम कैटेगरीज में है, मतलब वहाँ पर एडिशनल कंट्रोल मेजर्स की रिक्वायरमेंट बनती है। और 50 से लेके 100 है मतलब हाई है, वहाँ पे हमेशा खतरा बना रहेगा, हजार्डस सिचुएशन जो है वो बनी रहेगी। एडिशनल कंट्रोल मेजर्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में निकल के आएंगे, कई नई टेक्नोलॉजीज के माध्यम से भी निकल के आएंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, या वो पर्टिकुलर एरिया जो है या जो मीडियम कैटेगरीज में आ रहा है उस पर्टिकुलर एरियाज को हमें हमेशा फोकस में रखना है, हमेशा नज़र में रखना है, और जो उसके कंट्रोल मेजर्स एडिशनल कंट्रोल मेजर्स निकल के आए हैं उन पे हमेशा हमको काम करना है, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है। तो चलिए रिस्क असेसमेंट को और एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट आ गया आपका सीरियल नंबर, सेकंड आ गया एक्टिविटी या टास्क। एक्टिविटी या टास्क में आप मान के चलिए कि आप यहाँ पर रहते हो, वहां से 25 किलोमीटर किसी के घर पे आपको जाना है बाय बाइक, तो एक्टिविटीज में आएगा राइडिंग बाइक। ओके, हजार्ड क्या है उसमें? फॉल ऑफ पर्सन। पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? एक्सीडेंट होना या पर्सनल इंजरी होना, बराबर। कंट्रोल मेजर्स क्या है? कंट्रोल मेजर्स क्या है? हाँ भाई मैंने हेलमेट पहना हुआ है, हाँ मैं 80 के स्पीड से कम चलाता हूँ, मैं 60 के स्पीड से ही चलाता हूँ, मैं जो है स्पीड ब्रेकर का फॉलो करता हूँ, मैं कोई भी सिग्नल्स जो है वो जंप नहीं करता। तो ये सारे आपके करंट कंट्रोल मेजर्स हो गए। क्या वो फिर लीगल है? यस और नो। देन कितने पर्सन अफेक्टेड होंगे? मैं पर्सनली अफेक्टेड होऊंगा, या हो सकता है ज़्यादा लोगों से मैं खुद टकरा जाऊँ तो मोर देन 5 भी हो सकते हैं। तो 5 कंसिडरेशन में, वर्स्ट के सिनारियो के केस में 5 पकड़ के चलते हैं। लाइक्लीहुड, प्रोबेबिलिटीज़ कितनी है होने की? पूरी संभावना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं अच्छा गाड़ी चलाता हूँ तो दूसरे लोग भी जो है वो अच्छी बाइक चलाते हो, तो पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्रोबेबिलिटी के केस में पॉसिबिलिटीज़ को हमने 5 दिए थे। एंड सेविरिटी मतलब अगर होता है तो उसके परिणाम क्या होंगे? तो मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, निग्लिजिबल भी हो सकता है, या फैटेलिटी भी हो सकती है। तो हम मेजर में पकड़ के चलते हैं 5। तो इन तीनों का 5 × 5 × 5 25। तो 25 आते ही मैं मीडियम कैटेगरीज में आ गया। तो मीडियम कैटेगरीज में देन उसके बाद का जो कॉलम है वो है एडिशनल कंट्रोल मेजर। तो मुझे क्या करना है? मुझे जो है वो सिग्नल कोई भी जंप नहीं करना है, मुझे जो है स्पीड लिमिट्स में ही गाड़ी चलाना है, 60 से ज़्यादा नहीं चलाना है। तो ये सारे एडिशनल कंट्रोल मेजर्स जो है आपको इस रिस्क को कम करने के लिए मदद करेंगे। तो हर बाइक चलाने वाले को पता होता है कि उसका जो एंड रिजल्ट है वो एक्सीडेंट है, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से बाइक चलाते हो।
मान के चलिए कि आपके किसी फ्रेंड ने एक रॉयल एनफील्ड की बाइक लाई, जो कि आपकी भी फेवरेट है। तो पहले आपके फ्रेंड ने चलाई, जो कि 120 किलोमीटर पर आवर से चलाई, और आपने फिर उसको 60 किलोमीटर पर आवर से चलाई। तो अगर 120 किलोमीटर पर आवर से चलाने वाले का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, और 60 की स्पीड से चलाने वाले के इम्पैक्ट क्या होंगे। बाइक तो वही थी, चलाने वाले खाली डिफरेंट थे, स्पीड डिफरेंट थी, बट जो इम्पैक्ट है उसमें मैसिव ड्रास्टिकली चेंज रहेगा। क्यों? बिकॉज 120 वाले का अगर एक्सीडेंट होता है तो उसका हाथ टूटने का या मेजर किसी इंसिडेंट्स होने के पूरे पूरे चांसेस हो गए, जबकि 60 के स्पीड से चलाने वाले का जो कंट्रोल है वो बाइक्स पर काफ़ी अच्छा रहेगा। वो बाइक्स को 60 की स्पीड में इजीली कंट्रोल कर सकता है, वो अपने आप को हार्म होने से बचा सकता है, वो लोगों को उससे हार्म होने से बचा सकता है। तो जो रिस्क कैलकुलेशन है, रिस्क का जो इम्पैक्ट है, जो पॉसिबिलिटीज़ है, वो तो सेम रहेगी, बट उसका जो परिणाम है, उसकी जो सिविरिटी है, वो आप पे डिपेंड करेंगे कि आपका एक्ट उस पर्टिकुलर थिंग के लिए किस तरीके का है। तो आज के वीडियो में हमने जाना हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट के बारे में, रिस्क रेटिंग स्कोर के बारे में, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन फॉर्म्स के बारे में, और कुछ एग्जांपल्स द्वारा इसे समझने की कोशिश की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।